बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा 7वां चैप्टर है विच इज़ मोटिवेशन। ठीक है जी। इसमें हमारे पास 3 तरह की थ्योरीज हैं, जिनमें कंटेंट थ्योरीज है जिनको हम अर्ली थ्योरीज कहते हैं जी। उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज हैं और देन कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैं। ठीक है जी। कंटेम्प्रेरी मतलब जो करंट थ्योरीज हैं, या आप कह सकते हैं कि सबसे जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं। इसमें हर टाइप में हमारे पास दो दो तीन तीन थ्योरीज होंगी। पढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट एनी फर्दर डिले। अच्छा जी, मोटिवेशन कहता है जी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके अंदर कोई जज्बा पैदा कर दे, कोई इंटरेस्ट पैदा कर दे, कोई शौक़ पैदा कर दे किसी भी मकसद को अचीव करने का, उसको हम बोलते हैं जी मोटिवेशन। ठीक है। मतलब कोई भी स्टिमुलस ऐसा कि जिसकी वजह से आप किसी भी अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं, टास्क हैं, जो कोई डेस्टिनेशन है आपकी, वहाँ तक पहुँचने में और ज़्यादा आप मतलब जज्बाती हो जाओ, उसको कहते हैं जी मोटिवेशन। ठीक है जी। कहता है गोल किसी भी तरह का हो सकता है, ये आपका कोई मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है जी, या फिजियोलॉजिकल हो सकता है, या कोई सोशल नीड्स हो सकती हैं आपकी। अच्छा, जिसके बाद कह रहा है जी ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू मूव ऑन। ठीक है, आगे बढ़ना। फिर कहता है जी बिजनेस की लैंग्वेज में जो इससे मुराद लिया जाता है कि एम्प्लॉयज़ की एफर्ट्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है जी, जिससे उनमें एनर्जी ज़्यादा आए, वो अच्छी डायरेक्शंस लेके उस पर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें और उसको सस्टेन कर रख सकें अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, जिसको कहता है जी इस मोटिवेशन के 3 मेन ड्राइवर्स हैं, जिनमें एक एनर्जी है, एक डायरेक्शन है और एक परसिस्टेंस है। ठीक है जी। कहता है किसी भी कोई चीज़ की इंटेंसिटी या जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं जी एनर्जी। ठीक है, मतलब जो एक इनिशियल पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से बंदा वो काम करने लगता है। उसके बाद है जी डायरेक्शन। कहता है अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर मोटिवेशन सही से काम कर सकती है। मतलब अगर बंदे में एनर्जी है, कुव्वत है उसमें काम करने की, और उसको एक डायरेक्शन दे दी जाए कि तुम ये काम करो, ठीक है, कुव्वत भी है उसके पास, अब उसके पास एक हिम्मत का तयन भी हो गया, उसके पास डायरेक्शन भी है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, 2 बातें होंगी। और तीसरे नंबर पर कहता है जी परसिस्टेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, एक तसलसल उसको सस्टेन करना, उसकी कंसिस्टेंसी भी कहता है बहुत ज़रूरी है। आपके पास एबिलिटी रिसोर्सेज हैं, उसको कहते हैं जी एनर्जी। ठीक है, उसको फिर डायरेक्ट करके किस डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, और जिस डायरेक्शन का आपने सिलेक्शन की है उस पर फिर परसिस्टेंट भी रहना है। ठीक है जी, सस्टेन करना है, उस पर कार फरमा रहना है, ऐसे नहीं करना 4 दिन करके छोड़ दिया। ठीक है जी, तो उस पर मसलसल एक एफर्ट पुट करनी है उसको, वो कहते हैं जी। इस तरह ये 3 ड्राइवर्स हैं मोटिवेशन के, जिसकी वजह से मोटिवेशन कामयाब होती है। कहता है मोटिवेशन से लोग क्या करते हैं, इसकी वजह से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कमिटमेंट शो करते हैं अपनी कंपनी के साथ, और लॉयल्टी शो करते हैं, और कोई भी काम करने की उनमें ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन होती है, पुख्ता अज़म हो जाता है। उसके बाद कहता है जी जो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है जी, वो बहुत ही कोई भी काम करने में वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो लोग। ठीक है जी, जो डीमोटिवेटेड लोग होते हैं, और वो बचते हैं कि हमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो काम से दूर भागते हैं। कहता है जी अगर मैनेजर को समझ आ जाए कि, और वो समझ उसको आनी भी चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो कि
उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं, तो उसको चाहिए उन स्टिमुलस को, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन पैदा करे, ताकि वो एक कमिटमेंट के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना जो टास्क है वो पूरा करें। अच्छा जी, इसमें 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट थ्योरीज की, जिनको अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कंटेंट थ्योरीज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किया गया है जी स्टिमुलस पे। ठीक है जी, कि मतलब क्या चीज़ है जो इंसान को मोटिवेट करती है, कौन सी रीजंस हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान किसी भी काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। और उसके बाद और इसमें देखा गया कि जो रिवार्ड्स होते हैं कोई भी काम करने का, जो एक मतलब उनको मुआवजा मिलता है, उनसे उन लोगों की जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं। कि मतलब उनको पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी ये ज़रूरत पूरी होगी। तो ये जो स्टिमुलस है ज़रूरत वाला, जिसको नीड्स कहते हैं, तो उसकी वजह से उसमें मोटिवेशन आ जाती है उस बंदे में। इसमें जी हमारे पास पहली थ्योरी है मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें कहता है जी अब्राहम मैस्लो एक बंदा था, उसने कहा जी ये 7 ज़रूरियात हैं, ये 7 नीड्स हैं जिनकी वजह से कोई भी बंदा मोटिवेट हो जाता है कोई भी काम करने के लिए। ये स्टिमुलस समझ लें आप। ठीक है जी, ये 7 उसने बताए। उसमें उसने कहा जी जो 2 इसमें नीड्स हैं वो हैं हाई ऑर्डर नीड्स। ठीक है जी, जो कि उन 5 से जो बाकी हैं पहले उनका फुलफ़िल होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले है जी नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद है जी नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। कि सबसे पहले तो इंसान को आज़ादी होनी चाहिए कि वो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से कर सके। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे कि ज़रूरत ये भी उसकी ज़रूरत है कि उसको प्रॉपर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हो उस काम की। ठीक है जी। इसके बाद 5 नीड्स हैं दूसरी, जिनको उसने एक हायरार्की में उसने अरेंज किया। तो उसने कहा जी जो लोअर लेवल वाली नीड है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो डोमिनेंट रहती है। लेकिन जब कोई लोअर लेवल वाली नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर जो उससे के ऊपर वाली नीड है जो कि अभी अटेन करना जिसको बाकी है, तो फिर वो डोमिनेट करती है। डोमिनेट करती है मतलब कि वो फिर आपको फोर्स करती है कि आप ये काम करो। तो उसके बाद कहता है जी हमेशा यही हुआ है कि जो आपकी हायर वाली नीड है वो ही ज़्यादा डोमिनेंट होती है और उसी की वजह से आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो। और उसके बाद जी हम इसकी नीड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है जी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है जी, जिसमें जैसे भुट्टो कहते थे जी रोटी कपड़ा और मकान। तो इसमें इसने कहा जी इंसान की सबसे जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जी रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। कहता है ये बेसिक इंसान कुछ भी करेगा तो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरी ये जो ज़रूरियात है पूरी हो रही हैं। अगर ये ज़रूरियात उसकी पूरी हो गई 100% या किसी हद तक, तो फिर वो सोचेगा अपनी सेफ्टी नीड्स। ठीक है जी। तो फिर उसको अपना सिक्योरिटी का फ़िक्र होगी उसको, जिसमें फ़िज़िकल सिक्योरिटी भी हो सकती है, जिसको हम मतलब कह सकते हैं जी रहने के लिए या मतलब किसी भी तरीके से। और दूसरे नंबर पे जॉब सिक्योरिटी, के मुआशरे में इकॉनमी के लिहाज से वो इतना कमा सकता है कि वो अपना रोटी कपड़ा और मकान को पूरा कर सके, अपनी इस ज़रूरियात को जो नीचे वाली है लोअर लेवल वाली। उसके बाद कहता है जी अगर उसकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो गई हैं तो फिर वो बंदा देखेगा सोशल नीड्स। तो फिर उसके अंदर ख्याल आएगा प्यार मोहब्बत वाले जितने भी जज्बे हैं ये तीसरे नंबर पे आते हैं। अब देख लो, अब लोग कहते हैं जी मोहब्बत के बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल है, ऐसे है वैसे है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे आ रही हैं सोशल नीड्स,
जिनमें क्या है, आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद सिक्योरिटी, आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, उसके बाद सोशल नीड्स में, ठीक है जी, आपके जो रिश्ते हैं। उसके बाद है जी चौथे नंबर पे एस्टीम नीड्स। फिर इंसान के जब ये रिश्ते और ये मोहब्बतें सब वो पा लेता है या मतलब उसको मिल जाती हैं, तो फिर वो सोचता है अपने स्टेटस, रिस्पेक्ट और पावर के बारे में, ठीक है जी। तो फिर वो चाहता है कि मेरे को पास पावर हो, ठीक है जी, मेरा माशरे में कोई मकाम हो, मेरी लोग इज्जत करें, ठीक है जी। एक भूखा बंदा नहीं सोचेगा कि मेरी लोग इज्जत करें, उसको क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए सबसे पहले, फिर वो सोचेगा इज्जत के बारे में। अगर उसको खाना भी मिल गया तो फिर वो अपने आप खुद को सिक्योर करेगा पहले, ठीक है जी। जब वह सिक्योर कर लेगा तो फिर वो अपने जो उसके प्यारे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा वो। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी पूरी तो फिर वो सोचेगा कि मेरे पास इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, ठीक है जी। ये चौथे नंबर पे आती हैं। अच्छा, इसमें आप ये भी देख लें कि मतलब एक कमरा है हमारे पास, ठीक है जी। उस कमरे में आप मतलब बड़ा सा एक पिंजरा है या कमरा है। एक साइड पे आप, एक कोने में आप शेर को बांध दें, ठीक है जी। और दूसरे कोने में आप बांध दें किसको, किसी इंसान को जो कि पिछले 4-5 दिन से भूखा हो, कुछ ना खाया हो उसने। तो आप सेंटर में रख दें, खाना रख दें, दूध रख दें या पानी रख दें या गोश्त रख दें, ठीक है जी, गोश्त रख दें, आप चिकन रख दें। अच्छा, आपने चिकन रख दिया और चिकन रखना है दोनों के सेंटर में, शेर और उस इंसान के, ठीक है जी। और शेर का जो वो उसकी रस्सी है, उसको इतना आपने रखना है कि वो सिर्फ खाने तक जा सके, वो बंदे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो तजर्बा मतलब आपको ये मैं मैज़लो की थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा, वो बंदा 4-5 दिन का भूखा था, तो अब वो शेर से तो डेफिनेटली उसको डर होगा। वो कितना डरेगा, सुबह बांध दिया आपने, वो घंटा डरेगा, 2 घंटा, 3 घंटे डरेगा। लेकिन उसको पता है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा, शेर तो पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा, भूख से मैंने वैसे ही मर जाना है। तो फिर वो क्या करेगा, 2-4 घंटे सब्र करेगा, लेकिन वो आखिरकार वो क्या करेगा, खाना अपनी तरफ खींच लेगा। अच्छा, अब खाना खींच लिया उसने और शेर मतलब ठीक है गुर्राया थोड़ा सा, लेकिन उसने बंदे ने खाना खा लिया। अच्छा, अब खाना जब खा लिया उसने तो अब वो उसकी भूख थोड़ी सी ख़त्म, मिट गई। अच्छा, अब दूसरे दिन आपने किया तजुर्बा, या अब दूसरे दिन आपने किया जी, उस दूसरे दिन वो बंदा भूखा नहीं था, ठीक है। उसमें मतलब भूखा था लेकिन इतना ज़्यादा भूखा नहीं था। उसने, आप कर लें जी, मैक्सिमम 2 वक्त का खाना नहीं खाया होगा या एक दिन का भूखा होगा। अब वो सेम सिचुएशन है, तो अब वो बंदा क्या करेगा, वो 1 दिन 2 दिन वो खाने के नज़दीक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो रोटी कपड़ा और मकान, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो अब उसकी पूरी हैं। तो अब वो सिक्योरिटी वाली नीड्स उसकी आ जाएंगी आगे। अब वो कहेगा जी मतलब मैं अगर आगे गया तो शेर मुझे खा जाएगा। तो ये मतलब अब जो डोमिनेट कर रही है कौन सी नीड्स, जो हायर लेवल वाली है, सिक्योरिटी वाली। इसी तरह सोशल नीड्स आ जाती है, फिर मतलब रिश्ते आप किसी भी इसको एंगल से देख लें। फिर स्टीम नीड्स आ जाती है, पावर, लोग मतलब पॉलिटिक्स में आते हैं पावर के लिए, ठीक है जी। इतना पढ़ते हो आप, इतना मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट के लिए कोई सीएसएस के एग्ज़ाम दे रहा होता है कि मेरे पास पावर है, ठीक है जी, मैं डीसी लग जाऊँ, एसी लग जाऊँ, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर मैज़लो साहब फरमाते हैं कि जी एंड में हमारे पास जब इंसान हर चीज़ उसको मिल जाती है दुनिया की, तो फिर एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है जी। उर्दू में आप इसको कह सकते हो खुद शनासी। कि फिर इंसान सोचता है, एक वक़्त आता है इंसान का कि बंदा कहता है कि यार हर काम मैंने कर लिया दुनिया में, ठीक है। तो फिर मतलब वो बंदा खुद पे गौर करता है, अपने अंदर एक नज़र झांकता है, ठीक है जी, देखता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। फिर बंदा मतलब फिर लोग, एक स्टेज आती है कि लोग सूफ़ी बन जाते हैं या मतलब अल्लाह वाले हो जाते हैं, या मतलब कोई चैरिटी के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वेलफेयर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। फिर आप सोचते हो फेयरनेस एंड जस्टिस के बारे में,
फिर आप फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल, फिर जो आपकी पोटेंशियल होता है ना, पर्सनल पोटेंशियल, फिर आप उसके तरफ जाते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोच लो कि आपने 15-20 साल पढ़ा, मेहनत की, तालीम हासिल की, उसके बाद आपने मतलब 10-15-20 साल आपने कोई अच्छी सी जॉब की, आपने करोड़ों रुपया कमाया, ठीक है जी। आपके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह माफ़ करे, सॉरी टू से। मतलब एक वक्त आता है कि जब इंसान 50-60 का होता है, मैं आपकी बात नहीं करता तो मैं किसी और की मतलब कर लेता हूँ, कि कोई बंदा है उसने 15-20 साल पढ़ा, फिर 15-20 साल उसने काम किया, तो 40-50 का वो हो गया, ठीक है जी। अब उसके जो बच्चे थे, शादी भी हो गई, माँ बाप की खिदमत जो करनी थी उसने कर ली, ठीक है जी, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने लग गए। अब एक स्टेज आएगी 50-60 साल की उम्र में, बंदा कि यार मैंने क्या किया है, मतलब जो मेरा शौक़ क्या था, ठीक है जी, मैं शायरी करना चाहता था, मैं कहाँ अकाउंटेंसी में चला गया, ठीक है जी। कोई कहेगा जी मैं मतलब ये करना चाहता था, मैं ये इधर कहाँ चला गया। तो उस 50 साल की उम्र में फिर बंदा वो अपना जो पर्सनल पोटेंशियल होता है उसको बंदा अंदर से निकालता है, फिर उसकी फुलफिलमेंट के लिए बंदा काम करता है, जिद्दोजहद करता है, ठीक है जी। उस स्टेज को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है जी। अब उसमें जी उसने एग्जांपल्स दी हैं जी, ये इन चार जो नीड्स हैं इनमें कौन क्या क्या चीज़ें हैं जो नीड्स को पूरा कर सकती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जो मैस्लो की नीड्स थी, लोअर नीड, सबसे लोएस्ट, उसको उसको कहते हैं जी फिजियोलॉजिकल। उसमें कहता है जी इसको रोटी कपड़ा और मकान को कौन सी चीज़ पूरा करेगी, मनी। मतलब ये चीज़ें बता रहा है कि अगर आपके जो एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उनको ये नीड्स हैं तो आप किन किन चीज़ों से उनकी नीड पूरा कर सकते हो। अगर पैसे से आप रोटी कपड़ा और मकान उनको दे सकते हो। फिर सेफ्टी की है, सेफ्टी के लिए आप सिक्योरिटी के लिए अच्छी लेजिस्लेशन बनाओ, अच्छी कानून साजी करो। आप पेंशन स्कीम बनाओ ताकि उनको कोई ख़तरा ना हो कि अगर हमने छोड़ भी दिया है, जब रिटायर्ड होंगे तो हमारा एक अच्छा पैकेज होगा। तो अगर उनको पता होगा तो फिर वो अच्छे से काम करेंगे, सस्टेन हो रहेंगे, ठीक है जी। इसी तरह सोशल नीड है, उसमें आप वर्किंग विद अदर पीपल, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाओ, अच्छे लोगों के साथ अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखो। फिर सेल्फ स्टीम वाली जो नीड है उसमें आप, जिसमें वो बंदा पावर, स्टेटस और रिस्पेक्ट चाहता है, उसमें आप उसको प्रमोशन दो, ठीक है जी। उसकी जॉब का एक टाइटल, पोस्ट का उसका स्टेटस दो उसको, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं जो उसको पूरा करेंगे नीड्स को। फिर कहता है जी ये तो चीज़ें उसने बता दी, लेकिन इन चीज़ों की, इन नीड्स की है जो मैस्लो ने बताई थी, लिमिटेशंस भी हैं। कौन सी लिमिटेशंस हैं? उसने कहा जी मैस्लो ने बता तो दिया, ठीक है जी, ये 5 नीड्स, लेकिन लिमिटेशन है बाद वाले लोगों ने सोचा, या मतलब जिन्होंने उसकी उस थ्योरी पे रिसर्च की, उसने उन्होंने कहा कि हर इंसान की डिफरेंट नीड्स होती हैं, ठीक है जी। अब एक बंदा अमेरिका में, कैलिफोर्निया में बैठा है, उसकी डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है जी। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, उसकी डिफरेंट नीड्स हैं। एक बंदा किसी मतलब बहुत ही जो मतलब ठंडा इलाका है उधर बैठा है, ठीक है जी। लेट से पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें जी, एक बंदा बैठा है स्कर्दू में, गिलगित जीबी में, गिलगित बल्तिस्तान में, उसकी डिफरेंट नीड्स हैं। और एक बंदा सहरा में बैठा है, थल में, ठीक है जी, रेगिस्तान में बैठा है, तो उसकी डिफरेंट नीड्स होंगी। तो एक तो ये बात उन्होंने की, और दूसरा उसने कहा जी एक वक्त में ये ज़रूरी नहीं कि मतलब आपके पास एक ही नीड हो, कि मतलब जैसे वो शेर वाली जो एग्जांपल है, कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ उसको भूख ही मतलब ने सताया, हो सकता है कि और भी उसकी नीड्स हो सकती हैं जिसकी वजह से वो शेर के पास जाए या ना जाए, ठीक है जी। उसके बाद कहा जी मैस्लो ने कोई लिंक नहीं बताया कि किस तरह जो सेल्फ फुलफिलमेंट है, जो आखिरी लेवल है, वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है, उसको फ़ायदा किस तरह से दे सकता है। और जो मैस्लो का ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो इतना वेग था कि वो उसको अच्छी तरह से रिकग्नाइज नहीं कर पाया, ठीक है जी। कि किस तरह से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब अमल में आती है, या कौन सी स्टेज होती है जब एक इंसान अपने आप को एवेलुएट करता है। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, सिंपल है, आप पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये तो थी मैस्लो की थ्योरी, उसकी लिमिटेशंस, ठीक है जी। आपकी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट है,
लेकिन आगे वाई वी नीड मैस्लो इन 21st सेंचुरी कह रहा है जी। मैस्लो की लिमिटेशन भी आपने बता दी, उस नुक्स भी आपने निकाल दिए। ये तो इंसान की फितरत है ना, कोई बंदा जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, हमने उसमें नुक्स और तनकीद करनी ही करनी है। ठीक है जी। अब कहता है जी, अब 21st सेंचुरी में उसके क्या फ़ायदे हैं या हमें क्यों ज़रूरत है। कहता है ज़रूरत 4 रीज़न है इसकी सबसे बड़ी। पहली रीज़न है कि टफ़ इकोनॉमिक सरकमस्टांसेस हैं। ठीक है जी। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट है सारी दुनिया में। मतलब जो कंपनीज हैं वो बंद हो रही हैं। ठीक है जी। आपके एनर्जी क्राइसिस हैं, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है जी। तो उसमें कहता है कि ये जो मैस्लो की थ्योरी है वो आपको एक एनर्जाइज्ड रखती है। ठीक है जी। वो मतलब आपको एक पुश करती है कि आप एफर्ट्स लगाओ, आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस हैं। ठीक है जी। कि मल्टीनेशनल कंपनी में ठीक है जो ब्रेन ड्रेन होता है, एक कंट्री के जो वर्कर हैं वो दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं, तो वो क्रॉस कल्चरल की वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। तो उसमें कहता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए ये थ्योरी ज़रूरी है। फिर यूनिक ग्रुप वर्कर्स हैं। फिर डिज़ाइनिंग अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स है कि आप जब डिज़ाइन करते हो रिवार्ड्स का बेस्ड ऑन जॉब्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़, तो उसके लिए भी मैस्लो की थ्योरी बहुत आपको हेल्प आउट करती है कि आपने रिवार्ड कितना रखना है। अगर आपको पता होगा कि उनकी नीड्स कौन सी हैं, रोटी कपड़ा और मकान, सिक्योरिटी इधर एट्सट्रा, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो और एक रीज़नेबल रिवार्ड सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हो। हम अर्ली थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो वो है हर्ज़बर्ग थ्योरी। ठीक है जी। जिसे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। हर्ज़बर्ग एक थ्योरिस्ट था, उसने 1950 में एक रिसर्च की। ठीक है जी। किसके लिए? कि मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करने के लिए इंडिविजुअल्स का। तो उसने 200 बंदा पकड़ा उसने। ठीक है जी। जिसमें इंजीनियर्स और अकाउंटेंट शामिल थे। उसने उस पे एक रिसर्च की कि वो कैसा फील कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है जी। तो उसमें उसने देखा, जो उसकी रिसर्च का आउटपुट था वो क्या था, कि वो लोग जो कि अच्छा फील कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड हैं, उनकी जो वजूहात हैं, जो रीज़न हैं अच्छा फील करने की, वो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है जी। जिसमें इंट्रिंसिक मतलब आप कह लेंगे दिल की बात, जो अंदर जो महसूस कर रहे हैं वो। ठीक है। जैसे अचीवमेंट है, उन्होंने कोई अचीवमेंट की तो उनको रिवार्ड अच्छा मिला, उनकी रिकग्निशन हुई, उनका स्टेटस दिया गया। ठीक है जी। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये सारी चीज़ें कमिटमेंट थी उनकी, इसकी वजह से वो अच्छा फील कर रहे थे। और उसने रिसर्च में दूसरा क्या देखा कि जो लोग अच्छा फील नहीं कर रहे, फेल्ट बैड, ठीक है जी, और वो डिससेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, उनकी मेन जो रीज़न्स हैं वो हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है जी। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं कि जो बंदे के बस में नहीं होता, जो कंपनी खुद करती है। मतलब इंट्रिंसिक वो वाली चीज़ें जो बंदा खुद से करता है। ठीक है जी। जो अचीवमेंट है वो उसने खुद महसूस की है, मतलब जो उसके बस में है। जबकि एक्सट्रिंसिक वो हैं जो कंपनी करती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एम्प्लॉयर देता है, उसे प्रोवाइड करता है। जैसे कंपनी पॉलिसी है, सुपरविजन है, एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है जी। रिलेशनशिप बॉस के साथ कैसा है, कुलीग्स के साथ कैसा है। ठीक है जी। वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो वाली थी जिनकी वजह से कि अगर ये चीज़ें ठीक नहीं थी तो वो बंदा बैड फील कर रहा था और वो डिससेटिस्फाइड था अपनी जॉब से। तो जी इस सारा उसने जो रिसर्च की इसकी बेस पे उसने एक थ्योरी बनाई जिसको उसने टू फैक्टर्स थ्योरी का नाम दिया। उसमें एक उसने फैक्टर्स रखे हाइजीन फैक्टर्स, वो वाले फैक्टर्स जो कि डिससेटिस्फेक्शन की वजह बनते हैं। ठीक है जी। मतलब वो वाले फैक्टर्स के जिनको अगर पूरा ना किया जाए तो वो डिससेटिस्फेक्शन की वजह बनते हैं। और दूसरे वो वाले फैक्टर्स हैं जिनको हम मोटिवेटर फैक्टर्स कहते हैं, और ये वो वाले फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर पूरा कर दिया जाए तो ये सेटिस्फेक्शन की वजह या सबब बनते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं एम्प्लॉयज़ आपके।
तो हाइजीन फैक्टर्स में जो डिससेटिस्फैक्शन का बायस बनते हैं, अगर कहता है जी ये फैक्टर्स हाइजीन हैं, अगर ये ठीक ना होंगे तो एम्प्लॉय जो है आपका डिससेटिस्फाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी पॉलिसी है, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, क्वालिटी ऑफ सुपरविजन है, वर्किंग कंडीशंस हैं, रिलेशनशिप विद कोलीग्स है, जॉब सिक्योरिटी है, वही चीज़ें जो हमने एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में पढ़ी थी, उन्हीं को हम तकरीबन हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास मोटिवेटर फैक्टर्स हैं। ये आप समझ लें एक किस्म के इंट्रिंसिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम सेटिस्फाइड महसूस करते हैं ख़ुद को। ठीक है जी। और मोटिवेट करती हैं ये चीज़ें हमें, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैलेंजिंग है, मतलब कुछ लोग होते हैं को जो कि चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। इसी तरह सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट है, ग्रोथ इन जॉब है, रिकग्निशन है, अपॉर्चुनिटी है आपके मतलब फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए। ठीक है जी। इसी तरह मतलब और बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से आप खुद अंदर से मोटिवेट होते हो, उनको क्या कहते हैं? पहले हमने उनको कहा जी ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। जब उसने रिसर्च आउटपुट निकाली, फिर उसने उसकी बेस पे जो थ्योरी बनाई, उसमें उसने जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे उनको मोटिवेटर फैक्टर का नाम दे दिया, और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थे उनको हाइजीन फैक्टर्स का नाम दे दिया। ये जी इसकी थ्योरी थी। अब इसने पहले बात होती थी सिर्फ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन में, लेकिन हर्जबर्ग साहब ने एक स्टेप और आगे जाके सेटिस्फेक्शन को भी फर्दर एक्सप्लेन किया और डिससेटिस्फेक्शन को भी फर्दर एक्सप्लेन किया मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर से। ठीक है जी। अब इसकी बॉटम लाइन मतलब ये उसने फर्दर गाइडलाइन दी है कि उसने कहा जी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो हाइजीन जो फैक्टर्स हैं जो कि डिससेटिस्फेक्शन की वजह बनते हैं उन पर प्रॉपर अटेंशन दे। वो क्यों दे प्रॉपर अटेंशन? क्योंकि अगर वो अटेंशन नहीं देगी तो उसके एम्प्लॉई जो हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और इवेंचुअली वो जॉब को छोड़ देंगे, या मतलब अच्छे से एफिशिएंट वे में नहीं काम करेंगे। और दूसरी तरफ उसने कहा जी अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंटेंट होंगे हाइजीन फैक्टर के साथ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कि वो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे। मतलब कहने का ये है कि अगर आप हाइजीन फैक्टर प्रॉपर तवज्जो दोगे तो वो जो एम्प्लॉई हैं उनका डिससेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप मोटिवेटर फैक्टर पे तवज्जो दोगे तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। वही चीज़ें हैं मेन, वही दो चीज़ें हैं कि जो अच्छा महसूस किया उनकी वजूहत इंट्रिंसिक फैक्टर्स थी जो कि उनके मोटिवेट करती थी। ठीक है जी। और जिन्होंने बुरा महसूस किया अपने वर्क प्लेस पे, उनकी जो रीजंस थी वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थे। ठीक है जी। जो उनको डिससेटिस्फेक्शन लेवल पर लेके जाते थे। ये बस थ्योरी है हर्जबर्ग की। अच्छा जी। अब चैप्टर नंबर 7 की जो सेकंड पोर्शन है थ्योरीज़ का, उनको हम कहते हैं जी प्रोसेस थ्योरीज़। ठीक है। प्रोसेस थ्योरीज़ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जी व्रूम की थ्योरी, जिसको हम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मैकलीलैंड मोटिवेशन नीड थ्योरी। ठीक है जी। ये दो थ्योरीज़ हैं इसमें प्रोसेस थ्योरीज में। इसमें जी जो व्रूम की सबसे पहले देखते हैं व्रूम को, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी में जो व्रूम था वो उसने कहा कि जो एफर्ट्स और परफॉर्मेंस है इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है जी। बिटवीन एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप जितनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करोगे किसी भी काम में तो उतनी ज़्यादा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी और ज़्यादा अच्छी आउटपुट निकलेगी आपकी। ठीक है जी। अब इसने कहा जी अगर तो आप एफर्ट ज़्यादा लगाते हो और गुड परफॉर्मेंस होगी, तो जब परफॉर्मेंस गुड होगी तो आपके डिज़ायरेबल रिवार्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है जी। एम्प्लॉयर आपका जब खुश होगा तो फिर आपको रिवार्ड अच्छा देगा, अच्छी पे देगा, आपको अच्छे अलाउंसेस देगा। तो कहता है जब अच्छे अलाउंसेस अच्छा रिवार्ड मिलेगा आपको तो फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। पहले लेट से आप बाइक पे जा रहे थे, अब आपने कोई बहुत अच्छा कोई प्रोजेक्ट कर दिया है अपने एम्प्लॉयर का, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो आपका जो रिवार्ड है वो बढ़ा देगा, कोई अलाउंस दे देगा आपको या कोई अच्छा पैकेज दे देगा। तो आप बाइक से किस पे शिफ्ट हो जाओगे? गाड़ी पे। मतलब जो आपकी इम्पोर्टेंट नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना शुरू हो जाओगे आप। इसी तरह जी इनकी यही वजह थी कि उसने कहा जी 3 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल की मोटिवेशन लेवल को
डिटरमाइन करते हैं। ठीक है जी। अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल का मोटिवेशन लेवल चेक करना है तो उसकी ये जो 3 फैक्टर्स मैं बताने जा रहा हूँ, कह रहा जी इनको अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल कितने पानी में है। ठीक है जी। एम्प्लॉई क्या कुछ कर सकता है, इसका मोटिवेशन लेवल कितना है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपकी जो नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, वो पूरी होंगी तो रिवार्ड अच्छा जब आपको मिलेगा तो आपकी मोटिवेशन लेवल भी हाई होगी। तो आपको पता होगा यार मैं अगर ये काम करूँगा तो मेरा वो काम होगा। तो वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी वेलेंस। ठीक है जी। अगर वेलेंस को आपको मैं लफ्ज़ी मतलब बताऊं, इसका मतलब उर्दू में, सलीस उर्दू में इसका मतलब है जी ख्वाहिश में शिद्दत। कि आपकी जो ख्वाहिश है उसमें कितनी शिद्दत है, कि आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितनी तड़प है आपके अंदर। ठीक है जी। उसको कहते हैं वेलेंस, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स नीड फॉर रिवार्ड्स। अच्छा, अब कहता है जी जो वेलेंस है ये पहला स्टेप है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर है कि जो इंडिविजुअल है उसको कितनी ज़्यादा शिद्दत है उसकी उस ज़रूरत की, या कितनी बेसिक नीड है वो जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसके लिए उसने एफर्ट पुट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा फैक्टर है एक्सपेक्टेंसी, कि अगर वो एफर्ट पुट करता है तो उसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, कितने चांसेस हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स बिलीव दैट बाय पुटिंग इन मोर एफर्ट ही विल इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। कि अगर ये उसमें कितना यकीन है कि अगर वो अपनी एफर्ट्स पुट करेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ठीक है जी। वेलेंस में क्या था कि उसकी ज़रूरत कैसी है, कितनी बेसिक है, कितनी फंडामेंटल है, कितनी अहम है। और एक्सपेक्टेंसी में क्या है कि उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो वो एफ़र्ट पुट कर रहा है, उस एफ़र्ट के पुट करने पर उसको कितना यकीन है कि मैं अगर ये एफ़र्ट पुट करता हूँ या मैं ये 6 माह पढ़ता हूँ तो मेरा पेपर पास हो जाएगा। ठीक है जी। उसको ज़रूरत थी तो वो एडमिशन लिया उसने सीए में, उसने दाखिला मतलब भिजवा, रजिस्ट्रेशन करवा ली। अब ये उसको कितना यकीन है कि मैं 3 4 माह 5 माह 6 माह पढ़ता हूँ, एफर्ट पुट करता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मेरा पेपर पास होगा। ये है एक्सपेक्टेंसी। फिर आता है जी इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में कहते हैं जी उस बंदे को एफर्ट और परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप था, जो यकीन था, वो उसको कहा हमने एक्सपेक्टेंसी। और अब इंस्ट्रूमेंटेलिटी में हम कहेंगे कि उसको इनाम का कितना यकीन है, रिवार्ड मिलने का उसको कितना यकीन है, कि ये उसके अंदर किस हद तक यकीन है कि अगर मैं एफर्ट पुट करूँगा तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा। इसकी क्या गारंटी है। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। से अगला लेवल जो है इंस्ट्रूमेंटेलिटी कहेंगे इसको। ठीक है जी। अब इसी तरह आप देख लेंगे मोटिवेशन इन्हीं पे डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। मोटिवेशन इज इक्वल टू, आप इसका फार्मूला भी बना लें, वेलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी। ठीक है जी। अब एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी को आप मर्ज करके एक्सपेक्टेंसी भी लिख सकते हो अगर आपने मतलब याद करना है तो। ठीक है जी। ये थी हमारे पास वो रूम की थ्योरी। समझ आ गया, मुझे यकीन है कि समझ आ। इससे मैं डिटेल में और क्या कैसे बता सकता हूँ आपको कि वेलेंस कहेंगे कि किसी भी बंदे की जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है, वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वेलेंस। नंबर 2 एक्सपेक्टेंसी, कि उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो वो एफ़र्ट पुट कर रहा है उसको ये कितना यकीन है कि मेरी इन एफ़र्ट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये है कि जो उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है तो उसको ये कितना यकीन है कि उसे रिवार्ड भी अच्छा मिलेगा, कि अगर वो सीए कर जाता है, पास पेपर कर जाता है, तो मार्केट में उसको एक अच्छी जॉब भी ऑफर हो जाएगी। इसका कितना यकीन है उसको, इसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंटेलिटी। उसके बाद है जी इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। कहता है जिसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। कहता है इम्प्लीकेशंस में जैसा कि आपको बताया गया है कि मोटिवेशन डिपेंड करती है तीनों फैक्टर्स पे, इसलिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो तीनों फैक्टर्स को इम्प्रूव करें और इनकरेज करें वेलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी को। जहाँ भी उनका जो वर्कर है, उनका जो एम्प्लॉय है, लैग कर रहा है इन तीनों फैक्टर्स में, तो मैनेजर्स को चाहिए कि उन फैक्टर्स को इम्प्रूव करे और उसको इनकरेज करे। ठीक है जी। अगर उसमें वेलेंस की नहीं है तो मैनेजर को चाहिए कि वो खुद मतलब फाइंड आउट करें कि एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ चाहिए। ठीक है जी।
कौन सी चीज़ इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर उसमें एक्सपेक्टेंसी की कमी है, ठीक है जी, उसको खुद पे यकीन नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, तो मैनेजर को चाहिए कि उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको इम्प्रूव करें, ठीक है जी, उनको ट्रेनिंग दें, ठीक है जी, उनको अच्छी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स हैं उसकी उनको वर्कशॉप करवाएं, ताकि उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो। जब कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो वो मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ जाएगा और इवेंचुअली आउटपुट अच्छी होगी। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेलिटी है। अगर कोई एम्प्लॉइज़ को यकीन नहीं कि मैं अगर प्रोजेक्ट अच्छा करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा, अलाउंस नहीं मिलेगा, तो मैनेजर्स को चाहिए कि उनको अच्छे रिवॉर्ड्स दें और उनका ये जो शुबा है, शक है, दिल में डर है, इसको भी ख़त्म करें और अपने ऊपर उनका एतमाद को बहाल करें कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको सराहा जाएगा। ये थी जी हमारे पास व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है जी दूसरी थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी में मैक्लीलैंड मोटिवेशन नीड थ्योरी। इसमें जी मैक्लीलैंड साहब ने कहा कि हर एम्प्लॉय में जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे काम कर रहा है, उसमें ये 3 बेसिक जो नीड्स हैं वो लाजमी होती हैं, जिनकी इन तीनों में से कोई ना कोई एक डोमिनेंट होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मौजूद होता है और काम कर रहा होता है। उसके काम करने की वजह इन तीनों में से एक ज़रूरत लाजमी होती है, मतलब होती तीनों ही हैं किसी में कमो बेश, लेकिन एक इनमें से डोमिनेंट होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टक होता है और मतलब काम कर रहा होता है काफ़ी लॉन्ग टर्म में। तो उनमें 3 उसने बताई जी ज़रूरियात, जिनमें सबसे पहले है नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है जी, उसके बाद है नीड फॉर अथॉरिटी एंड पावर, उसके बाद है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट में, जिसको हम NH भी कहते हैं, नीड ऑफ फॉर अथॉरिटी एंड पावर को NPO कहते हैं और एफिलिएशन को NFL कहते हैं। अच्छा, नीड फॉर अचीवमेंट में कहता है जी ये जो लोग होते हैं ना, जिनकी डोमिनेंट जो नीड है वो अचीवमेंट वाली हो, वो क्या करते हैं जी, उनमें अचीवमेंट उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू रिवार्ड, ठीक है जी। उनको ये नहीं होता कि मतलब हमारी जो अलाउंस बढ़ जाएंगे, सैलरी हमारी 3 लाख थी 5 हो जाएगी, हमें गाड़ी थी बंगला मिल जाएगा। उनके लिए उनकी अचीवमेंट ज़्यादा जो होती है वो मायने रखती है, ठीक है जी। उनका जो करियर है, उनकी लर्निंग है, उनके स्किल्स हैं, वो अपनी स्किल्स पे काम करते हैं और अपनी अचीवमेंट को ज़्यादा फोकियत देते हैं वो लोग। तो उनकी जो मोटिवेशन है, सेटिस्फेक्शन है, वो अचीवमेंट के अच्छा होने से उनकी सेटिस्फेक्शन अच्छी होती है, ना कि उनको रिवार्ड। मतलब अगर उन्होंने कोई काम किया है और उनकी अचीवमेंट उस हिसाब से नहीं आई जिस हिसाब से वो चाह रहे थे, और आपने रिवार्ड उनका बढ़ा दिया, लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कहता है नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड वो डोमिनेंट है, वो अचीवमेंट की है। इसी तरह कहता है जी सिक्योरिटी एंड मोटिवेटर उनके लिए प्राइम मोटिवेटर्स नहीं होंगे, ठीक है जी। आप उनको सिक्योरिटी, जॉब का लालच दे दें, जो मर्ज़ी दे दें, मतलब एक वर्क प्लेस है उसको, उसमें अच्छा आप उसको स्टाइपेंड दे रहे हो अपने ट्रेनी स्टूडेंट को, ठीक है जी, अच्छा आप इन्वायरमेंट दे रहे हो, खाने अच्छे खिला रहे हो उसको, या मतलब अच्छे पर्क्स मिल रहे हैं उसको, लेकिन उसको सीखने के लिए नहीं कुछ मिल रहा, तो वो वहाँ पे मोटिवेट नहीं होगा। कहता है उसका जो मेन फोकस होगा वो क्या है, उसके लिए अचीवमेंट, कि मुझे कोई नई, मुझे मतलब स्किल्स आए मेरे अंदर। इसी तरह उनका टारगेट जो वो एक्सेप्ट करते हैं, कहता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है जी। चाहे चैलेंजिंग हो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, रियलिस्टिक। ये ना हो कि मतलब ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ हो आप उनको दे दें जी, लो जी आपको कौन सा रिवार्ड की वो है पड़ी हुई, आपने तो अचीवमेंट करना है ना, तो ये अचीव करके दिखाओ। कहता है ऐसे नहीं, मतलब हो रियलिस्टिक काम हो, कोई वो हो जो प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है। चाहे वो चैलेंजिंग हो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो कहता है इनकी फिर जब अचीवमेंट है तो इन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी फीडबैक को, ठीक है। इनके लिए वो फीडबैक ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। जो रिमार्क्स होते हैं इनके किसी भी काम पे, वो इनके बॉस के या इनके सीनियर्स के या इनके मैनेजर्स के, वो इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। और दूसरे नंबर पे एकम्प्लिशमेंट, अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसको सराहा जाए, ये भी इनके लिए ज़रूरी है। और कहता है इस तरह के जो लोग होते हैं ये बेस्ट लीडर्स होते हैं, ठीक है जी, जिनमें ये वाली नीड फॉर अचीवमेंट होती है, वो किसी भी ग्रुप के, किसी भी टीम के बेस्ट लीडर्स होते हैं, उनमें क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है नीड फॉर अथॉरिटी एंड पावर, ठीक है, जिसमें कहता है ये लोग अथॉरिटी और पावर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अचीवमेंट फॉर समथिंग या एफिलिएशन।
अथॉरिटी एंड एम्पावर में क्या जी, ये मतलब चाहते हैं कि हर बात में हमारी ही ये बात को सरे फहरिस्त रखा जाए, हमें ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, हमारी बात को ज़्यादा माना जाए, ठीक है। अगर कोई हम ओपिनियन दें तो उसको ज़्यादा फॉलो किया जाए, उसको प्रेफर किया जाए एज़ कम्पेयर टू अदर ओपिनियंस। अगर कोई हम आइडियाज़ दें तो हमारे आइडियाज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए बजाय के दूसरों के, ठीक है जी। कहता है और ये चाहते हैं कि हम इन्फ्लुएंशियल हों, हम इफ़ेक्टिव हों, हमारी हर बात में इम्पेक्ट हो, हमारे हर काम का दूसरों पे इम्पेक्ट हो। तो ये स्टेटस और प्रेस्टीज को ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है जी। ये चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी पोजीशन हो कंपनी में, ठीक है जी, एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, लोग मतलब जब हम पास से गुजरें तो कहें जी वाह वाह वो देखें जी सर जा रहे हैं यार, बड़ी पर्सनैलिटी है इनकी, ये आम बंदे से बात भी नहीं करते, इनका अपना स्टेटस है, ये आम जगह से खाना नहीं खाते, ठीक है जी। ये मतलब 24 घंटे ही मतलब ये 12 माह ही फास्ट फूड खाते हैं, KFC, मैकडोनल्ड, ग्लोरिया जीन्स, ठीक है जी, जहाँ जितने भी आपके ये बड़े वो हैं फास्ट फूड के या दूसरे, वहाँ से ये खाना खाते हैं, ठीक है। ये घर से भी नहीं खाते खाना। तो कहता है ये लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कहता है ये सारा कुछ होता है इनमें, लेकिन इनमें जो एक अच्छे लीडर की खसूसियात क्वालिटीज़ हैं वो नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये पुअर लीडर्स होते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे आता है जी नीड फॉर एफिलिएशन। कहता है ये जो बंदे हैं ना तीसरे वाले NFL वाले, नीड फॉर एफिलिएशन, ये ज़्यादा फोकस करते हैं अपने रिलेशनशिप पे एज़ कम्पेयर टू अचीवमेंट या अथॉरिटी एंड पावर। मतलब अगर इनका बॉस के साथ अच्छा रिलेशन है या अपने किसी कोलीग्स के साथ या मैनेजर्स के साथ या सीनियर्स के साथ, तो ये उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब इनकी अगर कोई अचीवमेंट ना भी हो रही हो वहाँ पे, इनको अच्छा रिवार्ड ना भी मिले, इनकी पावर और स्टेटस ना भी हो, लेकिन ये अपने उस रिश्ते को, रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे काम करते हैं और ये जॉब को कैरी करते हैं, ठीक है जी। इसमें जी कहता है जी ये फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है इनका, और ये मोटिवेट भी इन्हीं बातों से होते हैं कि इनका दूसरों के साथ अच्छा इंटरेक्शंस हो, ठीक है। ये अपनी कंपनी को ज़्यादा पसंद करेंगे कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट है, वहाँ लोग किस तरह के हैं। ये उन लोगों को देखते हुए अपना जो फ़ैसला है उस जॉब को कैरी रखने का, करने का, वो उसको करते हैं। इसी तरह कहता है ये चाहते हैं कि इनको पसंद किया जाए, इनको लोग पसंद करें। ये नहीं चाहते कि उन पे ऑर्डर चलाएं, हुक्म चलाएं, ये बस ये चाहते हैं कि लोग इनको पसंद करें, इनकी तारीफ़ करें अच्छे लफ्ज़ों में। तो इसीलिए कहता है जब ये इस तरह की होती, सोच इनकी ऐसी है, तो इसीलिए लोग इनको ज़्यादा इज्जत देते हैं, ठीक है जी। हर बंदे से ये सलाम करते हैं। तो कहता है इसकी वजह से इनका एक आप समझ लें कि ड्रॉबैक समझ लें या एक खामी समझ लें जो कि इनको सूट नहीं करती या इनके लिए अच्छी नहीं है, वो क्या है कि क्योंकि ये हर बंदा इनको पसंद करता है और हर बंदे को ये मतलब रिगार्ड्स देते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी जो ऑब्जेक्टिविटी है उस पर असरअंदाज ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो इनको ये चीज़ें स्ट्रिक्ट डिसीजंस बनाने से रोकती हैं कि मतलब अगर इन्होंने किसी को डिसमिस करना है, एम्प्लॉई को, जो कि जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं था या जो उसको टास्क दिया गया था उसमें उसने मतलब गलत बयानी की है, कोई मतलब क्राइम किया है उसने, तो ये उसको डिसमिस करते हुए भी ये हिचकिचाएंगे, ठीक है जी। ये सोचेंगे यार ये बंदा इतना अच्छा था, इसको मैंने खाना खिलाया, इसने मुझे चाय पिलाई, ये मेरी इतनी इज्जत करता था, मैं इसको अब कैसे डिसमिस कर सकता हूँ, ठीक है। या उनके खिलाफ़ कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना हो तो ये नहीं ले सकेंगे, तो इनकी ऑब्जेक्टिविटी पे ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। तो कहता है ये बंदे टीम प्लेयर तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये दूसरों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं बन सकते ये लोग। लीडर्स सिर्फ इस वजह से नहीं बन सकते क्योंकि ये एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं ले सकते दूसरों के अगेंस्ट। अगर कोई बंदा गलत है तो इनमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि उसको गलत कह सकें। इनके जो अपने मतलब माजी के जो एक रिलेशंस होते हैं वो इनके आड़े आ जाते हैं। ये थी हमारे पास मैकक्लेलैंड मोटिवेशन नीड थ्योरी।